मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में। आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि एलटी की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है लोक सेवा आयोग ने, और मुझे लगता है भविष्य में आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। फिलहाल दीपावली का त्यौहार बीत चुका है और त्योहारों के मौसम के बाद अब एक बार हम लोग फिर से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी से आप क्लास में आना चाहिए। आपको आ चुके होंगे आप क्लास में, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है। और चूंकि अब मौसम ठंड का आ रहा है, तो क्लास का जो टाइम 9:30 पहले चल रहा था, वो आपको पता है वो हम लोगों ने 9 बजे कर लिया है। कभी किसी तकनीकी कारण से क्लास में डिले हो सकती है। फिलहाल आप पहला प्रश्न देखिए, वो क्या कह रहे हैं। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है। ये बात जोरवे संस्कृति की हो रही है और विशेष बात है, ये ध्यान रखिएगा। वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो अधिवास विन्यास है, जो वहाँ की बस्तियाँ हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, वो सबसे अच्छा कहाँ पे मिला है। तो इनाम गांव, जोरवे, बाल्की और नवदा टोली। और मुझे लगता है गलती ना हो और जोरवे को मत चुनिएगा, ये इनाम गांव ही है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जोरवे संस्कृति का ये स्थल है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। और जितने भी छात्र और छात्राएं क्लास में हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे और सबको जवाब देना चाहिए। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। वो ये कह रहे हैं, एसआर राव सर की बात हो रही है। पहले तो किस हड़प्पाई नगर के दुर्ग क्षेत्र को, ध्यान से देखिएगा, किस हड़प्पाई नगर के दुर्ग क्षेत्र को उन्होंने एथेंस का दुर्ग कहा है, या फिर यूनानी दुर्ग कहा है, या फिर एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में बहुत सारे पिन पॉइंट हैं। धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल और बड़ावली, 4 ऑप्शन हैं। तो ऐसा राव सर का संबंध अगर थोड़ा सा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो किस नगर के उत्खनन से है, तो आपको अब ऑप्शन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जवाब आ जाएगा। और ये जवाब लोथल है। वो चाहे वो एक्रोपोलिस पूछे, चाहे वो एथेंस का दुर्ग पूछे, चाहे वो यूनानी दुर्ग पूछे, लोथल है, ऐसा राव सर ने कहा है। और जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, आपको पता है हमेशा दुर्ग टीला पश्चिम की तरफ है, हमेशा पश्चिम की तरफ है। लेकिन इसका एक अपवाद है, लोथल। लोथल का जो दुर्ग टीला है वो हमेशा, ध्यान रखिएगा, वो पूर्व की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलती ना हो। और चूंकि कंस्ट्रक्शन पैटर्न से प्रश्न आए हैं, तो अब एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि किस नगर की योजना 3 खंडों में विभाजित है। आपको पता है वो धौलावीरा है। किस नगर का जो निचला नगर है, वो जो सामान्य नगर टीला है, वो भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, वो कालीबंगा है फिलहाल। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, कुछ मैंने रिमार्क्स को कंक्लूड किया है आपके लिए, और यहाँ से शायद आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। वो कह रहे हैं कि हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा गया है ना। ये अच्छी बात। अगर ये प्रश्न ऐसा आ जाए कि तोरण द्वार का नगर कौन सा है, तो हड़प्पा है। या फिर ऐसे कह दिया जाए कि अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, अर्ध औद्योगिक नगर, तो वो हड़प्पा है। ध्यान दीजिएगा, अर्ध औद्योगिक नगर, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अगर ये प्रश्न ऐसे आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा है, तब जवाब चेंज हो जाएगा भाई। अर्ध औद्योगिक नगर की बात हो रही है, तभी जवाब हड़प्पा होगा। और फिर कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण और संपन्न नगर कौन सा है, वो मोहनजोदड़ो है। आध्यात्मिक नगर कौन सा है, अनुष्ठानिक नगर कौन सा है, तो वो भी मोहनजोदड़ो है। दीनहीन बस्ती कौन सी है, कालीबंगा है। ध्यान दीजिएगा, और कालीबंगा को तीसरी राजधानी भी कहा गया है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिहाज से। और बड़ावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा गया। बहुत सारी बातें आपको मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी करी हैं, और अभी कुछ नई घोषणाएं हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। और फिर देखिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो यहाँ से लगातार पूछे गए हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वां राजधानियां कहा है। पता है, अभी मैंने बताया कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा सर ने कहा है। चौहंदड़ों को हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा गया है। बहुत क्लियर कट बात हो रही है। अर्ध औद्योगिक नगर पूछता है, तब जवाब हड़प्पा हो जाएगा। जब वो औद्योगिक नगर पूछ रहा है, तब जवाब चौहंदड़ो है।
और ये भी पता है आपको मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं कहाँ पे हैं, चन्हुंदड़ो और लोथल में हैं। फिर सुत्का गेंडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा गया है। मुझे उम्मीद है कर पा रहे हैं आप, गलतियां ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि नई जानकारियां हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लकड़ी की जो खोखली नालियां हैं, लकड़ी के तनों को खोखला करके कुरेद कर वो एक नालियों के रूप में उनका प्रयोग, और मिट्टी के पाइप की नालियाँ, पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियाँ कहाँ से मिलती हैं, ये प्रश्न कई बार आए हैं। और मुझे लगता है हमारे क्लास के जो छात्र लगातार हैं क्लास में वो इसको समझ पाएंगे। कालीबंगा और चन्हुंदड़ो है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो है, फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, आलमगीरपुर और बढ़ावली है। कौन सा ना करे, आप देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की जो खोखली नालियां हैं वो कालीबंगा से हैं, और जो पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियां हैं वो चन्हुंदड़ो से हैं। मैंने चीज़ों को बहुत कोशिश की है कि चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो और चीज़ें सीधे सीधे आपको क्लिक हो जाएं। और ध्यान दीजिएगा, वक्राकार ईंटें कहाँ से हैं, चन्हुंदड़ो से हैं। ये सारी बातें आपको पता हैं। देखिएगा, सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पल्ले के किवाड़ कालीबंगा में और कहीं नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी अच्छा है। किसने घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को सम्राट की या राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? कौन कह रहा है? डलहौजी हैं, कैनिंग हैं, जॉन लॉरेंस हैं, या फिर एलन बरो हैं? ऑप्शन। और ये प्रश्न अभी कहीं ना कहीं पूछा गया है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग रिप्लाई कर देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा मुझे, कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है भाई रिप्लाई कर रहे हैं, गलत या सही जो भी है। फिर देखिएगा, ये कंपनी के जो नागरिक प्रशासन में 57 के पहले की बात हो रही है, 1857 के विद्रोह से पहले की बात हो रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी का नागरिक प्रशासन है, भारतीयों को किस पद पर सर्वोच्च प्रोन्नति मिल सकती थी। नागरिक प्रशासन की बात हो रही है, सूबेदार, सदर अमीन, मामलतदार या फिर सिपाही सालार। देख के बताइएगा गलती ना हो। और मुझे लग रहा है चूंकि नागरिक प्रशासन की बात हो रही है तो किसी भी दशा में सूबेदार नहीं होगा, ये सदर अमीन ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैं जानता हूं कि सरल और छोटे प्रश्न आपके परीक्षा में गलत हो रहे हैं, और एलटी के पेपर के लिहाज से मैं जानता हूं कि इसके पहले जो एलटी की परीक्षा हुई थी, पेपर आपके अध्ययन के पैटर्न के अनुरूप नहीं था। पेपर थोड़ा सा टफ था और मुझे लगता है कि काफ़ी टफ था पेपर। तो फिलहाल एलटी के लिहाज से आपको थोड़ा सा अपने अध्ययन के पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रश्न का रिमार्क देख लीजिएगा। भारतीयों को मिलने वाला सबसे ऊंचा पद सेना में मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा, सेना में मिलने वाला सूबेदार का पद है। 60 से 70 रुपया वेतन मिलता था। असैनिक प्रशासन या नागरिक प्रशासन में सदर अमीन 500 रुपए का मासिक वेतन, ठीक है। और अब देखिएगा, 57 के विद्रोह के समय सैयद अहमद खान के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। वो कह रहे हैं किस पद पर कार्यरत थे और कहां पर थे। बिजनौर के सदर अमीन थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के मुख्य सलाहकार के रूप में, मेरठ में मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में, या फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में। अब चारों ऑप्शन आपके पास हैं और ये पता है आपको कि कम से कम ये दो नहीं हो सकते, और इन दो में से कोई एक है, और वो बिजनौर के सदर अमीन के पद पर। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को किसी भी छात्र ने गलत नहीं किया होगा, ठीक कर रहे हैं आप लोग। बार बार कह रहे हैं कि गलतियों को थोड़ा संभालिएगा। और ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के उपरांत, जब मतलब विद्रोह शांत हो गया और फिर से एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी प्रशासनिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो गए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनकी बेगम जीनत महल हैं और उनको किस बंदरगाह से रंगून भेज दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इनको म्यांमार भेज दिया गया था, और किस बंदरगाह से गए थे। बजबज बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, वो गए रंगून म्यांमार की तरफ। तो हमें लगता है कि थोड़ी गलती हो सकती है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह को मत चुनिएगा। और अब आपके लिए जवाब आसान है, और ये बजबज बंदरगाह है। कोई गलती ना हो, मुझे लग रहा है। और छात्रों से मेरा अनुरोध है, क्लास को थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी रिवीजन की प्रक्रिया को अच्छा कर लीजिए थोड़ा सा।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है? मतलब ये पता है कि वो ऋग्वैदिक काल के जो सर्व प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं। ऋग्वेद के 1/4 सूक्त, लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति है। अब मामला ये है कि कौन सा सूक्त है, कौन सा मंडल है जो इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है, पहला, 8वां, तीसरा या 10वां। अब गलत मत करिएगा, पहला बिल्कुल मत लगाइएगा, ये 8वां मंडल है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा जो वंश मंडल है 2 से 7 मंडल अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और छात्र थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, 9वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एलटी के लिहाज से बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा एक युग्म असुमेलित है? एलटी के लिहाज से बहुत अच्छा प्रश्न है। असुमेलित है मतलब गलत है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले देखिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। असुमेलित का मतलब वो गलत है, कौन सा जो मैच कर रहा है वो मिस मैच है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से प्रश्न मिल सकते हैं। यूनानी देवता हेलियोस, हेलियोस यानी कि सूर्य है, बिल्कुल ठीक बात है, मैच है। फिर कह रहे हैं यूरेनस है, तो यूरेनस वरुण है, ये भी मैच कर रहा है। युद्ध का देवता जो इंद्र है, जियस, ध्यान दीजिएगा, यूनानी देवता जियस, इंद्र, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक मैच है। और यूनानी देवता डायनोसियस कौन है? वो सोम है, याद आ रहा होगा आपको, यूनानी देवता डायनोसियस, बिल्कुल ठीक है, सोम, बिल्कुल ठीक मैच है। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में बात हो रही है, मौर्य काल के संदर्भ में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि मेगास्थनीज भी कुछ कहते हैं, कृष्ण को हेराक्लीज कहते हैं, याद आ रहा है आपको? शायद याद ना आए, वो शिव के लिए भी उन्होंने कुछ शब्द यूज किया है, कुछ याद आ रहा होगा आपको, बताइएगा। यहाँ पर वैदिक काल के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, गलती ना हो तो। ये बिल्कुल यहाँ पे तो सभी मैच हैं। तो अब कह रहे हैं कौन सा युग्म असुमेलित है, मतलब सभी सुमेलित हैं, तो यहाँ पर क्या विकल्प आएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है अच्छा कर रहे हैं। रिवीजन जरूर करिएगा। और एलटी के लिहाज से जैसे मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी को थोड़ा सा आपको अच्छे से एक बार पढ़ना चाहिए। 11th 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। और मैं आपको जो नए छात्र जुड़ते हैं क्लास से, उनको एक सामान्य तौर पे एक सूचना दे रहा हूँ। ये हम लोगों की अमृत वाणी के नाम से एनसीईआरटी पर आधारित ये 2500 प्रश्नों का संकलन है। एक पेपर में 125 प्रश्न है, 20 प्रश्न पत्रों का संकलन है। प्रागैतिहासिक काल से ये पुस्तिका शुरू होती है और आज़ादी के बाद तक जाती है। हर टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न हैं। इसमें आपको 2500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कठिन प्रश्नों की आपको विस्तार से व्याख्या भी मिलेगी, आंसर शीट भी मिलेगी। आप चाहें तो रिवीजन की प्रक्रिया में इसे शामिल कर सकते हैं अपनी, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। ये हमारी जो अमृत संजीवनी है, ये केवल एंशिएंट हिस्ट्री की है, ध्यान रखिएगा। 3000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, प्रागैतिहासिक काल से राजपूत काल तक जाती है। 3000 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री के अमृत संजीवनी में, और फिर 2500 प्रश्न हमारे ये अमृत गंगा है। अरबों के आगमन से शुरू होता है, राजपूत काल से होते हुए परवर्ती मुगलों तक जाता है। 2500 प्रश्न ये अमृत गंगा में है। और फिर फाइनली मॉडर्न इंडिया की हमारे पास आपके लिए अमृत मंजरी है। 2000 प्रश्न है, यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है, आज़ादी के बाद तक जाता है। तो सभी टॉपिक वाइज हैं। हर टॉपिक में 200, 250, 500, 400 जैसा टॉपिक का नेचर है वैसे प्रश्न हैं। कठिन प्रश्नों की व्याख्या दी हुई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस पुस्तिका में मतलब बहुत प्रामाणिक चीज़ों को हमने संकलित करने की कोशिश की है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को संकलित करने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। आप अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न ये कह रहा है कि अथर्ववेद का कौन सा सूक्त है ऐसा जो चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अथर्ववेद यानी कि आयुर्वेद का जनक तो है ही, ये बात आपको पता ही है। वो ये कह रहे हैं कि अथर्ववेद का कौन सा सूक्त ऐसा है जो चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है? भूमि सूक्त, केन सूक्त, शौनक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और मुझे लगता है ये कर पाएंगे आप। केन सूक्त,
चिकित्सा विज्ञान का आधार है। अथर्ववेद का केन सूक्त चिकित्सा विज्ञान का आधार है। और एक खास बात है, मैं बताना चाहता हूं, भूमि सूक्त, मातृभूमि की संकल्पना, ध्यान दीजिएगा, मातृभूमि की संकल्पना, मातृभूमि की वंदना। और ऐसा कह सकते हैं कि वंदे मातरम की जो प्रेरणा का जो जो स्रोत है, मूल स्रोत है, वो अथर्ववेद का केन सूक्त, सॉरी, भूमि सूक्त है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें भूमि सूक्त में, मातृभूमि की संकल्पना, केन सूक्त में चिकित्सा विज्ञान, औषधि शास्त्र की संकल्पना, सारी बातें क्लियर कट है। लघु वेद किसे कहा गया है, या फिर ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि किसे कहा गया है, किस ब्राह्मण ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होता है, शतपथ, गोपथ, ऐतरेय, पंचविश या फिर ऐतरेय? आप देख के बताइएगा, शतपथ, गोपथ, ऐतरेय या फिर पंचविश। और मुझे लगता है कर पाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहे हैं, कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि हम लोग परीक्षा भवन में थोड़ी गलतियां हो जाएं, ऐसा मत करिएगा। वो कह रहे हैं कि महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का नाम आपको पता है, उनके दामाद जमाली का नाम भी पता है, वो उनका पहला शिष्य है ना। किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ, अहिंसा, त्यागवाद, क्रियमाण के सिद्धांत, ब्रह्मचर्य? और अब कर पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे शायद। बहुत ध्यान से देखिएगा, अहिंसा, त्यागवाद, क्रियमाण कृत या फिर ब्रह्मचर्य। और यहाँ पर अहिंसा को मत चुनिएगा, वो है क्रियमाण कृत सिद्धांत। आप कहेंगे सर क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या है? बेसिकली महावीर स्वामी अपनी शिक्षाओं में, ये पता है आपको, अहिंसा को बहुत बल देते हैं। महावीर स्वामी ने मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मानसिक हिंसा का भी निषेध किया है। वो कहते हैं कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति हिंसा का विचार मात्र भी उत्पन्न हो जाए तो उसे हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी क्रियमाणकृत सिद्धांत के लिए उन्होंने विरोध किया जमाली ने, और जमाली अलग हो गए ना उनसे बाद में। वो ऐसा भी पूछा गया है कि जमाली ने अलग होकर किस नए संप्रदाय की नींव डाली, तो वो बहुरतवाद कहलाता है। जमाली का संप्रदाय क्या कहलाता है? बहुरतवाद कहलाता है, ठीक है ना। जैन संघ में पहली फूट डालने का श्रेय किसको है? जमाली को है। जैन संघ में दूसरी फूट डालने का श्रेय किसको है? वो 30 गुप्त हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी जब वो विभाजन हुआ आगे जाकर के, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो महावीर स्वामी के समय जो अलग अलग लोग हो गए उनकी बात हो रही है। तो पहला विभाजन जमाली, दूसरे 30 गुप्त, फूट डालने का प्रयास हुआ। और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो दिगंबर श्वेतांबर, वो महावीर स्वामी की मृत्यु के काफी बाद की बात है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं चीजों को। इसको देखिएगा, किस इतिहासकार का कथन है कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी को महात्मा बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अच्छे प्रश्न है ये सब गांधी से जुड़े हुए। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। अमीय बागची, चंद्र देवनेशन, सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जवाब है चंद्रन देवनेशन। मुझे उम्मीद है चीजें कुछ भी, अगर आपको इस पूरे सेशन में एक या दो प्रश्न भी नए मिल जाते हैं, आपको लगता है अच्छे हैं, तो आपके लिए मेरा प्रयास ये सार्थक हो सकता है, माना जा सकता है। और गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। बोले गरीबी हिंसा का क्रूरतम रूप है, ये कौन कहता है? गरीबी, दरिद्रता। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे प्रश्न ही हम लोग डिस्कस करें क्लास में। और अभी थोड़ा सा सेशन कम है, मुझे उम्मीद है लगभग 5 नवंबर के बाद से आपकी कक्षाएं ये रेगुलर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे रेगुलर हो जाए, समय बढ़ जाएगा, 1-1.5 घंटे कम से कम हम लोग लगातार क्लास में रहेंगे, तो समय निकाल के बैठा करिएगा भविष्य में। फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, गांधी, फुले, नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। अब यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुनना है सर, और वो महात्मा गांधी ही हैं, वो महात्मा गांधी ही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और अब थोड़ा सा पहले पढ़िएगा। गांधी जी ने किसके लिए कहा? मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर। गांधी का स्टेटमेंट है, वो किसके लिए ऐसा कहते हैं? वो मेरे लिए हाथ पैर हैं, मस्तिष्क तक बन गए हैं, और मैं उनके बिना ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करता हूं कि जिसने अपना पैर और अपनी वाणी खो दी हो। जितना ज़्यादा मैं उन्हें जानता हूं, उतना ज़्यादा उनके गुणों का कायल हो जाता हूं। वो जितना उनको पढ़ा, वह जितना पढ़े लिखे हैं उतने ही गुणी भी हैं।
महादेव देसाई, प्यारेलाल कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मैडलिन स्लेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इस गांधी स्पेशल में ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। महादेव देसाई गांधी के वो निजी सचिव और सर्वाधिक लंबे समय तक उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके साथ रहने वाले निकट सहयोगी। ऐसा भी प्रश्न आया है कि वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी ने अपने 2 विश्वस्त सहायक खो दिए, वो कौन है? तो आपको जवाब पता ही है, वो गांधी हैं। गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई हैं और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की। तो फिलहाल ये महादेव देसाई के लिए उन्होंने लिखा है, किन्होंने? गांधी ने लिखा है कि वो इतने गुणी हैं, जितने विद्वान हैं। किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी विफल हो गए? किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना। और अब कर पाएंगे आप यहाँ पर, जिन्ना को बिल्कुल मत चुनिएगा। और ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, ये बातें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि वो ऐसा एक बार कभी वो सुभाष जी गांधी जी के लिए ऐसा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वो राजनीतिक मतभेद थे, बहुत प्रखर राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन ये बड़ी बात है कि गांधी हो, सुभाष हो, जिन्ना हो, गांधी हो, मतलब मनभेद नहीं था। एक बड़ी बात यह है कि मनभेद नहीं था। और कोशिश करिएगा कि मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं, सभी छात्र छात्राएं लौट चुके हैं अपनी पढ़ाई पर, घरों से वापस आए होंगे, शहरों में, प्रयागराज में आए होंगे, लखनऊ में आए होंगे, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे लगता है 1.5-2 महीने आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन पे रहना चाहिए। आज बहुत समय नहीं ले रहा हूँ आपको, क्लास को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आज संक्षेप में ही रखा जाए, लेकिन बस 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद से हम लोगों का क्लास का समय थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और कोशिश करेंगे कि अब लगातार हम लोग रिवीजन पर बने रहें, कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और क्योंकि ऐसा होता है, बहुत कमिटमेंट किया जाए और फिर बाद में किन्हीं कारणों से क्लास आपके रुक जाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और स्क्रीन पर आपको नंबर दिए हुए हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो जो पुस्तकें मैंने आपको बताई हैं प्रैक्टिस सेट, चाहे वो मेडिवल इंडिया के लिए अमृत गंगा हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अमृत संजीवनी हो, आप देख पा रहे हैं सारा 10,000 प्रश्नों का पैकेज है, या फिर आपकी एनसीईआरटी बेस्ड अमृतवाणी हो, ये देख पा रहे हैं आप, या फिर वो मॉडर्न इंडिया की अमृत मंजरी हो। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इन पुस्तकों को अपनी सुविधा अनुसार मंगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम लोग मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और क्लास का समय 9 बजे हो गया है। आज मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।